फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने देखा था एक सोच ने रोहित के दिल में उठते तूफान को धीरे धीरे दबाना शुरू कर दिया। अपनी बेचैनी और बेताबी को दबाकर रोहित ने निकिता को उसकी ज़िंदगी जीने देने का और उसमें दखल न करने का फैसला ले लिया। ये फैसला उसके लिए बेहद मुश्किल था, फिर भी सिर्फ निकिता की खुशी के लिए उसने ये फैसला लिया। निकिता उसका प्यार थी, उसके जीने की उम्मीद थी। इस उम्मीद को वो याद की दुल्हन बनाकर दिल के कोने में ही सजाकर रखने वाला था। अब आगे। छुट्टी का दिन था। रोहित पीहू के साथ मस्ती कर रहा था। प्रिया पास ही बैठी एक हाथ में मैगजीन लिए दूसरे को अपने बालों में फिराती हुई उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। इससे मौसम सुहावना हो गया था। हवा में एक भीनी सी खुशबू तैरने लगी थी। प्रिया की नज़रों में इस पल के यहीं थम जाने की लालसा का होना साफ पहचाना जा सकता था। उसकी मुस्कान बारिश की बूंदों की तरह झिलमिला रही थी। उसकी आंखों में प्यार की ताजगी थी, जैसे बारिश ने अभी अभी बाकी सारी परतों को धो दिया हो। मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ले आती हूँ, प्रिया को सोच कर बोली। पकोड़े पकोड़े पकोड़े, पीहू चिल्लाने लगी। उसको देख रोहित भी उसके सुर में सुर मिलाने लगा। पकोड़े पकोड़े पकोड़े, पीहू और रोहित साथ साथ ही चिल्लाने लगे। प्रिया ने दोनों को देखा। पहले गुस्से में आंखें दिखाई, फिर कुछ सेकंड बाद ही मुस्कुरा उठी। ठीक है बाबा, बना देती हूँ, लेकिन तुम दोनों को मेरी मदद करनी पड़ेगी। इस छोटे छोटे हाथों से क्या हेल्प होगी आपकी? पीहू बेहद मासूमियत से अपने छोटे छोटे हाथ दिखाकर बोली। ये छोटे छोटे हाथ न आलू प्याज दे सकते हैं। प्रिया पीहू के गाल पर अपना गाल सटाकर उसी की तरह मासूमियत से बोली। तुम दोनों पकोड़े की तैयारी कर लो, तब तक मैं दूध ले आता हूँ। पकोड़े के साथ चाय भी चाहिए ना? रोहित ने उठकर जाने की तैयारी करते हुए कहा। लो, मिल गया बहाना तुम्हें, प्रिया तुनक कर बोली। भोला अंकल की जलेबी भी ले आना, पीहू रोहित की तरफ देखकर बड़े ही आत्मीय ढंग से बोली। लो, मैडम की फरमाइश भी तुरंत ही आने लगी। प्रिया ने आंखें गोल घुमाकर कहा, कोई बात नहीं, कुल मिलाकर एक संडे का दिन ही तो होता है पीहू की फरमाइश पूरी करने का और उसे प्यार जताने का, रोहित ने कहा और तुरंत ही छतरी लेकर घर से बाहर निकल गया। प्रिया ने पीहू की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो, तुम दोनों के बीच में मैं कहाँ हूँ? पीहू ने प्रिया की आंखों के सवाल का जवाब एक मीठी सी मुस्कान के साथ दिया। भोला मिष्ठान भंडार, रोहित ने पढ़ा और उसी तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। तभी उसके कदम ठिठकने पर मजबूर हो गए। हल्की नीली रंग की साड़ी में लिपटी, खुद को बारिश से बचाने की नाकाम कोशिश में सिर पर अपना हैंडबैग रखे निकिता तेजी से इसी तरफ चली आ रही थी। रोहित फिर एक बार कुछ पलों के लिए सब कुछ भूल ही गया। वो कहाँ है, क्यों है, उसे कुछ याद नहीं रहा। याद रहा बस निकिता का वहाँ होना। रोहित की नज़रें एकटक निकिता को ही निहार रही थी। निकिता खुद को बचाती हुई भोला मिष्ठान भंडार के टीन के शेड के नीचे आकर खड़ी हो गई और अपने बालों पर कपड़ों पर पड़ी बारिश की बूंदों को हाथ से छिटकने लगी। रोहित शायद यूं ही बेसुध होकर निकिता को देखता रहता अगर उसके कानों से किसी की तेज आवाज़ न टकराती तो। अंकल, सामने से हट जाइए ना, एक लड़का ऊंची आवाज़ में बोला। उसकी टोन से साफ लग रहा था शायद वो काफ़ी देर से रोहित को आवाज़ लगा रहा था। रोहित ने देखा 14-15 साल का एक लड़का साइकिल पर था। बारिश से बचने के लिए उसने रेनकोट भी डाला हुआ था। बच्चा ही था, इसलिए साइकिल लाइन में ही साइकिल चला रहा था। वहाँ भी इस वक्त रोहित खड़ा निकिता को निहार रहा था। उसकी आवाज़ पर चौंक कर रोहित ने उसे देखा, फिर खुद को और अपनी जगह का ध्यान आते ही उसने बच्चे की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर उसका रास्ता छोड़ दिया। बारिश रुकती न देखकर निकिता ने एक बार फिर भीगते हुए ही घर जाने की सोची और टीन शेड से बाहर निकल आई, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उससे कुछ कदम की दूरी पर खड़ा रोहित कब से उसे निहारे ही जा रहा है। निकिता अभी कुछ कदम चली ही थी, तभी रोहित उसके करीब आते हुए उसके ऊपर छतरी तानकर उसके पीछे चलने लगा। निकिता ने चौंकते हुए पीछे देखा। रोहित को देख वो सकपकाई। मैं चली जाऊंगी, मेरा घर पास ही है, निकिता बेहद धीमे शब्दों में बोली।
जानता हूँ, रोहित भी धीमे शब्दों में बोला। निकिता ने एक बार फिर हैरान होकर उसे देखा। ये भी कि तुम्हारा घर पास ही है और ये भी कि तुम चली जाओगी। आखिरी लाइन रोहित ने कही कि इस अंदाज में थी या निकिता को लगा रोहित उसके जाने की बात कर रहा है, सिर्फ अभी नहीं, हर बार चले जाने की बात। निकिता के दिल में एक हुक सी उठी। फिक्र मत करो, घर तक नहीं आऊँगा, बाहर से ही लौट जाऊँगा, रोहित फिर बोला। निकिता बस उसे देखती रही। उससे कुछ भी बोलते न बना तो उसने अपने कदम आगे बढ़ा लिए। रोहित ने उसकी खामोशी को उसकी सहमति समझ लिया और उसके साथ चलने लगा। रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं था, मुश्किल से 10-15 मिनट का था, लेकिन दोनों के बीच पसरी खामोशी जैसे सदियों की थी। दोनों कहना बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। बात क्या करे और कैसे शुरू करे, शायद यही सोच रहे थे। काम के साथ बच्चों को कैसे संभालती हो। आखिर रोहित ने खामोशी को तोड़ ही दिया। सूरज है ना, जब भी ज़रूरत होती है वो हर तरह से मदद करता है, निकिता ने जवाब दिया। निकिता के जवाब पर रोहित का चेहरा किस रंग से भर उठा ये वो खुद भी नहीं समझ पाया, लेकिन दोनों के बीच फिर से खामोशी ने जगह ले ली। वैसे भी पहले ही कौन सा उनमें ढेरों बातें हुआ करती थी। तकदीर ने कभी ऐसा वक्त ही उनकी किस्मत में नहीं लिखा कि दोनों खूब बातें कर सके। निकिता का घर भी आ गया। रोहित का दिल डूब सा गया। वो निकिता के साथ कुछ और वक्त बिताना चाहता था, बेशक वो वक्त खामोशी भरा ही क्यों न हो। यहाँ तक आ ही गए हो तो एक कप चाय पीकर जाना, वैसे भी बारिश है और तुम्हें चाय। निकिता ने वाक्य अधूरा ही छोड़ दिया। शायद ये कहने का अब उसे हक नहीं था। वो कहना चाहती थी, तुम्हें चाय बेहद पसंद है सूरज। न जाने क्या कहना चाहता था रोहित। निकिता ने उसे अजीब नज़रों से देखा, लेकिन अगले ही पल शायद वो रोहित की इस बात का अर्थ समझ चुकी थी। सूरज बच्चों को लेकर बाहर गया है। बच्चों को बाहर बारिश में निकलना बेहद पसंद है और सूरज को बच्चों की खुशी बेहद पसंद है। कहते कहते निकिता के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। जाने क्यों, लेकिन रोहित को जलन हुई। सूरज को तो बारिश से चिढ़ हुआ करती थी। जब भी बारिश होती वो भर भर कर बादलों को कोसता। एक दिन तो उसने कॉलेज में बारिश के चलते अपना प्रैक्टिकल ही छोड़ दिया था। क्लास का होनहार स्टूडेंट होने के कारण उसे थोड़ी छूट मिली तो वो कम नंबरों के साथ पास हो गया, वरना एक साल बर्बाद ही करवा लेता अपना। प्रैक्टिकल में कम नंबर आने पर भी उसने बारिश को ही सारा दोष दे डाला था। प्रेमी जोड़ों को बारिश में भीगता देख उसकी आंखों में उनसे भी चिढ़ पैदा हो जाती। बारिश और पकोड़ों का रिश्ता तो सूरज कभी समझ ही नहीं पाया। हाँ, इतना जरूर था, बारिश वाले दिन वो तब तक सोता रहता जब तक लेटे लेटे उसकी कमर न दुखने लगती। फ़ोन करो तो कहता बारिश बंद होने के बाद बात करना। निकिता उसे पहले ही अंदर आने को कह चुकी थी। रोहित ने अपना सिर झटका, छतरी बंद की और अंदर आ गया। निकिता ने अंदर आकर सबसे पहले अपना हैंडबैग एक साइड में रखा, बगल से तौलिया उठाया और रोहित की तरफ बढ़ा दिया। नहीं, मैं ठीक हूँ, रोहित बोला। निकिता ने रोहित के पैरों की तरफ देखा। छतरी ने सिर का बचाव तो किया था, लेकिन लोअर घुटनों तक भीग गया था। ये ठीक है, अभी कुछ ही देर की बात है, मैं भी ज़्यादा दूर नहीं रहता यहाँ से। उसने निकिता की नज़रों को अपने भीगे कपड़ों का निरीक्षण करते देख हड़बड़ा कर कहा। निकिता भी कुछ ज़्यादा नहीं बोली, वो खुद भीग चुकी थी, लेकिन रोहित को अकेला छोड़कर कपड़े बदलने जाना शायद उसे सही नहीं लगा, इसलिए वो रसोई में गई और चाय चढ़ाने लगी। रोहित बाहर बैठा बर्तनों की आवाज़ सुनता रहा। चाय का बर्तन गैस पर चढ़ाने की, चीनी चाय पत्ती के डब्बे उठाने की और फिर रखने की। आखिर में कप में चाय उड़ेलने की आवाज़ भी रोहित ने सुनी। रोहित का मन हुआ वो उठकर रसोई में चला जाए और वहीं स्लेब पर बैठकर निकिता को चाय बनाते हुए देखता रहे। उसके हाथों में चीनी और चाय पत्ती के डिब्बे पकड़ाए। दोनों की आंखों से बरसते प्यार में घुलती चाय की सुगंध से पूरी रसोई महक उठे। रोहित मीठे ख्यालों में खोया था, तभी निकिता चाय के 2 कप एक ट्रे में रखकर रसोई से निकली।
रोहित उसे देखता रहा। आसपास सब कुछ धुंधला था, लेकिन निकिता एकदम साफ और सुंदर लग रही थी। कुछ पलों के ख्याल के बाद अगले ही पल रोहित हकीकत में लौटा तो उसे अपने दिल में टिस सी उठती महसूस हुई। कितना खूबसूरत ख्याल था ये। अफसोस सिर्फ ख्याल ही था, न उसकी यादों में था और न ही आने वाले भविष्य में ऐसा होने की संभावना। चाय। निकिता ने चाय का एक कप रोहित की तरफ बढ़ा दिया। तुम खुश तो हो ना? आखिर रोहित ने वो सवाल पूछ ही लिया जो इतने दिनों से उसके मन में था। नहीं लगती क्या? निकिता ने सवाल के जवाब में सवाल किया। रोहित एक बार फिर ख्यालों में खो गया था। निकिता सवाल के बदले सवाल करना भी सीख गई थी। पहले भी कहाँ वो निकिता से ज़्यादा बातें कर पाया था, लेकिन इतना तो जानता ही था कि निकिता को बातें बनाना या घुमाना बिल्कुल नहीं आता था। उसकी निकिता कितनी भोली हुआ करती थी। आज भी भोली ही है, लेकिन अब शायद थोड़ी बहुत दुनियादारी भी सीख गई है। तभी तो सीधे सीधे जवाब देने की जगह ऐसा सवाल कर लिया जिसका जवाब रोहित के लिए शायद नामुमकिन था। निकिता ने गीले बालों को पीछे किया। बारिश की वजह से उसका सिंदूर माथे तक बह आया था। सिंदूर का रंग अब भी चटक लाल था। रोहित इस रंग को देखकर एक बार फिर अतीत में पहुंच गया। कॉलेज की परीक्षा खत्म होने के बाद रोहित अपने दोस्त सूरज के साथ अपने गांव आया था। दोनों दोस्त गांव की खुली हवा में खूब मजे ले रहे थे। कभी खेतों में मस्ती करते, कभी नदी में थक जाने तक तैराकी करते। दोनों दोस्तों के आने से घर में बहुत ज़्यादा चहल पहल हो गई थी। रोहित सारे घर को आबाद रखता था। भैया की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे, लेकिन कहीं घूमने नहीं गए थे। वैसे भी देहात में कहाँ ये सब होता है। रोहित ने जिद करके भैया भाभी को पास के ही शहर भेज दिया। तब तक माँ और बाबूजी की जिम्मेदारी खुद पर ले ली थी। सूरज भी उसके परिवार में इस तरह घुल मिल गया था जैसे बचपन से इन्हें जानता हो। मिलनसार इतना था, गांव भर के लोग अब उसे अच्छी तरह पहचानने लगे थे। रोहित 6ठी क्लास से ही शहर पढ़ने चला गया था, लेकिन गांव के रीति रिवाज तौर तरीके कम ही जानता था और जो जानता भी था उन्हें ज़्यादा मानता नहीं था। इसके ठीक उल्टा सूरज को गांव के रीति रिवाज जानने में बड़ी दिलचस्पी थी। उन्हें निभाना भी उसे अच्छा लगता था। कुछ बहुत रूढ़िवादी रिवाज ही होते जो सूरज को ठीक नहीं लगते थे, लेकिन फिर भी वो एकदम इनका विरोध नहीं करता था। उसका मानना था विरोध करने से लोग भड़क जाते। अगर अपनी बात मनवानी ही है तो कोई दूसरा तरीका अपना लो। कम शब्दों में कहें तो सूरज रोहित से ज़्यादा उसके गांव को जानता था, समझता था। गांव में सूरज की इतनी दिलचस्पी देखकर रोहित ने एक बार कहा भी था, माँ कहीं ऐसा तो नहीं मेरा कोई जुड़वा भाई कुंभ के मेले में खो गया हो और उसका नाम सूरज हो। रोहित की बात पर सब खिलखिला उठे थे। सूरज के साथ रोहित उस दिन मंदिर गया था। उसी दिन तो उसने पहली बार निकिता को देखा था, मंदिर की सीढ़ियों से दर्शन के लिए ऊपर को चढ़ते हुए। तब वो कहाँ देख पाया था निकिता के बदन पर लिपटी सफ़ेद साड़ी को। उसे तो निकिता के भोले चेहरे और मासूम आँखों ने जकड़ लिया। सूरज के कहने पर ही तो उस दिन मंदिर गया था और अचानक ही उसकी नज़र भीड़ में आते भोले और सुंदर चेहरे पर पड़ी। तेरा ध्यान कहाँ है यार? सूरज ने झुंझला कर कहा। दरअसल सूरज रोहित से कुछ बात कर रहा था और वो बस हम कर देता। चांद, रोहित के मुंह से निकला। दिन में चांद? तू पागल हो गया क्या? चांद नहीं, चांद से भी ज़्यादा सुंदर। न जाने कैसे रोहित का पैर फिसला और वो लड़खड़ाया। खुद को बचाने के लिए रोहित ने कुछ पकड़ने की इच्छा से सामने खड़ी किसी महिला की थाल पर हाथ मारा तो उसके हाथ से एक डिब्बी आई। ठीक इसी वक्त सूरज ने अपना हाथ बढ़ाया। रोहित ने दूसरे हाथ से सूरज का हाथ लपक लिया। इसी बीच रोहित के हाथ से वो छोटी सी डिब्बी उछलकर ऊपर की तरफ गई और उसका ढक्कन भी हवा में ही खुल गया। ये ठीक वही वक्त था जब निकिता लड़खड़ाई थी। डिब्बी ठीक निकिता के सिर पर आकर उलट गई और लाल रंग का सिंदूर उसके सिर पर रखे सफ़ेद आंचल के साथ उसकी मांग को भी लाल कर गया। गांव जैसी छोटी जगह सब जानते थे निकिता विधवा है। उसके सिर पर सिंदूर का रंग गिरता देख सबकी आंखें हाय तौबा वाले अंदाज में फैल गई। अरे ये तो अनर्थ हो गया, विधवा की मांग में सिंदूर। किसी की आवाज़ आई। सूरज ने तुरंत उधर देखा।
एक लड़की दूसरी लड़की को सहारा दिए खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी में खड़ी वो लड़की अभी तक समझ नहीं पाई थी उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन सूरज तुरंत ही समझ गया। उसने एक पल भी देर न करते हुए रोहित का हाथ पकड़ा और खींचता हुआ भीड़ से रास्ता बनाता रोहित को लेकर वहां से दूर निकल आया। रोहित पूछता ही रह गया, क्या हुआ? तू भी ना हद करता है, रोहित अपने हाथ को झटकते हुए बोला। दोनों ही मंदिर से काफ़ी दूर खेतों में आ गए थे। तुझे पता भी है तूने क्या किया है? ऐसा क्या कर दिया मैंने जिसकी मुझे खबर ही नहीं? एक विधवा की मांग में सिंदूर भर दिया, पागल है क्या तू? फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।